जिनके पैसे मैंने मार रखे होंगे, बट ऑब्वियस है या तो स्टाफ सैलरी मैंने होल्ड कर दी होगी या फिर कुछ रेंट होल्ड कर दिया होगा, तो मुझे लेके जाने वाले कौन है? मेरे क्रेडिटर्स होंगे। बट ऑब्वियस है उन्होंने बोल दिया, वो मुझे लेने आ गए कि आ जाओ जी आपका इंश्योरेंस डिक्लेयर करते हैं, असेट होंगे, असेट को बेच बाज के इनके पैसे देंगे। हाँ है ना? क्लियर है? क्या इंडिविजुअल के केस में हो सकता है? हाँ। क्या कंपनीज के केस में हो सकता है? क्या एलएलपी के केस में हो सकता है? क्लियर है? तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड किस किस पर एप्लीकेबल है? ठीक है जी। एलएलपी के केस में कैसे? एलएलपी की सबके केस में ऐसे एलएलपी की बैलेंस शीट देखिए, उसमें क्रेडिटर खड़े थे, क्रेडिटर जाकर आईबीसी वालों को बोलेंगे। लेकिन लायबिलिटी तो लिमिटेड है। नहीं तो उनकी साइड में असेट भी तो है भाई, असेट मेरी भी तो लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगी। मैं बोल दूंगी भाई मेरा जो घर है वो मेरे फादर मदर के नाम पर है, मेरे मदर के नाम पर है, क्या लोगे ले लो। मेरी अगर मैं अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ही नहीं रखूंगी तो मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ से होगी? आपको मैंने सर केस बताया था अनिल अंबानी जी का, कुछ याद है? 3000 करोड़ के घर में रहते हैं लेकिन खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रखा है, तो क्या उनके घर बेच दिया? घर कोकिला बहन के नाम पर है, उनकी मदर के नाम पर रहते हो, उसी 3000 करोड़ के घर में है। And partnership firm. The new code will speed up the resolution process for stressed asset. Stressed asset clear हुआ या नहीं हुआ? पहले ये बताओ क्या मतलब है इसका? जो जल्दी रियलाइज नहीं हो सकता। हम बताओ कुछ और। स्ट्रेस्ड एसेट का क्या मतलब है? वो स्पीड अप करते हैं आईबीसी वाले, जो स्ट्रेस्ड एसेट जो दुखी कर रहे हैं ना उसको फटाफट स्पीड अप। आपको पता कैसे निकलते हैं असेट्स? ऑक्शन के थ्रू। कैसे निकलते हैं? तो ऑक्शन में दिखा दिया जाता है, आपको जो पसंद है आप ले लो, जितकी बिड हायर रहेगी उसको सामान दे दिया जाता है, इंसॉल्वेंसी वालों के पास पैसा आ जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ, ऑक्शन नीलामी होता है। क्लियर है? इट अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। ये हेल्प किस चीज़ में करती है? पहली बात तो बनाया क्यों है, ये क्लियर हो गया। अब ये हेल्प किस चीज़ के लिए करती है? ताकि कुछ एसेट फटाफट निकले, हम बाकी लोगों के पैसे दे सके, तो प्रोसीडिंग्स फटाफट हो जाए। ठीक है जी। इट हैंडल्स द केसेस यूजिंग 2 ट्रिब्यूनल लाइक एनसीएलटी एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। केसेस यहीं जाते हैं। आपको मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया था कि हमारे ऑफिस में एक्चुअली में एक बंदा आया था, नाम तो नहीं लूँगी मैं उनका, हमारे क्लाइंट ही आए थे, कह रहे मैडम मोटा पैसा हो गया और बजाज वाले आकर बाउंसर्स बैठ जाते हैं, मेरे को तो जी इंसॉल्वेंट कर दो डिक्लेयर। हमने कहा जी, उनकी कंपनी एक्चुअली प्राइवेट लिमिटेड, हमने कहा सर कर तो देंगे, करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपके असेट जो उसमें कह रहे मैडम कुछ है ही नहीं, कर दो, कुछ नहीं है मेरे पास, कर दो। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, कुछ प्रॉपर्टी बची थी अपने किसी दूर के रिश्तेदार के नाम भेज दी मतलब बेच दी। वहाँ का पैसा आया, मैंने कहा सर कौन से गड्ढे में खजाना छुपा कर बैठे हो ये तो बताओ। उन्होंने कहा मैडम गोल्ड लोन भी ले रखा है मैंने, तो मेरे पास तो गोल्ड भी नहीं है। हो गया ठीक। मैंने कहा कुछ तो बचा होगा, मंगलसूत्र तो होगा बीवी का। मैडम उसने बचा रखे 5-6 गहने। मैंने कहा कोई ज़मीन खोद के उसमें दबा तो दोगे ना, क्योंकि आएंगे तो आपको पकड़ेंगे ना। वो मैं कर दूंगा, उसकी कोई चिंता नहीं है, मेरे को क्या कर दो। क्लियर है? ये प्रैक्टिकल केस है। हमने उनको इंसॉल्वेंसी का बारे में बता तो दिया, लेकिन हम तो फीस चार्ज करेंगे ना, जब तक फीस नहीं आएगी हम काम कैसे करेंगे? ठीक है, ध्यान रखना, फीस नहीं आया तो काम नहीं करने का। सच में नहीं करना भाई, लोग बेवकूफ़ समझेंगे। आपने चश्मे चढ़ा लिए ना, किस किस के चश्मे चढ़े हुए हैं? चश्मे चढ़े हुए। इतनी मेहनत के बाद, 4 साल और मेहनत के बाद हायर पावर का चश्मा लगा कर फ्री में काम करोगे? कभी मत करना। क्या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड समझ में आया? आईबीसी समझ में आया? नहीं आया? सेबी समझ में नहीं आई? आरबीआई आ गई? क्या इस चैप्टर में कोई और टॉपिक पेंडिंग है? किसी ने अगर बुक रीड किया हो तो मेरे हिसाब से 2 टॉपिक पेंडिंग थे। जुडिशरी वाले पेंडिंग है? क्या पेंडिंग है? नहीं मतलब अभी आपने अभी नहीं करवाया, बस स्टडी करवा दिया। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट अब तक? क्लियर है? मैं रिवाइज नहीं करवा रही, बोर हो जाओगे। स्टार्ट करें? जो मैं कुछ करवा रही थी, कुछ हो नहीं रहा था, मैं ट्राई करके आई हूँ आज अपना पासवर्ड। मतलब रात को 11 बजे मैंने ट्राई, सॉरी 12 बजे मैंने ट्राई किया था रात को। मैंने कहा पहले मोबाइल पे चेक कर लेती हूँ ओपन हो रहा है ना। अच्छा एमसीए क्लियर है? हम एमसीए पर आए हैं। ठीक है जी।
भैया मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, बता दो यार। ए कैपिटल है, ए आगे कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल एच, कैपिटल ई कैपिटल पी कैपिटल बी। ठीक है चेक करना एक बार पक्का। भाई मेरे भी स्पेक्शल है इसलिए पूछ रही हूँ। चलो देख लेते हैं यार, गलत बोल दिया। छोड़ो भाई, नेक्स्ट दिख रहा है। हाई जे है। अब ये आई हो सकता है फिर एल हो सकता है। यार कुछ तो हेल्प कर दो भाई। ठीक है ये वाला ये है, ये बी क्यू 8 ए एस वाई। ठीक है जी, मेरा ऑलरेडी कहीं चल रहा है। ठीक है, मेरा एक्चुअली में काम होता रहता है, तो मैं फिर भी आपके सामने ओपन कर रही हूँ अपनी साइट। अरे यार पासवर्ड में नहीं आता ना, इसलिए मैं दिखाया नहीं आप लोगों को। आ जाओ भाई ओटीपी आ गया जी, ओटीपी। नो थैंक्स। अच्छा यहाँ मैं आपको एक एलएलपी दिखा रही हूँ। ठीक है देखो, यहाँ से एमसीए सर्विसेज है, यहाँ मास्टर डाटा पे हम जाके किसी भी कंपनी की डिटेल खोल सकते हैं। आप रिलायंस टाटा किसी की भी डिटेल खोल सकते हो। चेक करती हूँ मैं ये है या नहीं है। चेक कर लेना भाई मैं सही लिख रही हूँ नहीं लिख रही हूँ। पक्का 0 है, 0 कर दिया जी। किसने कहा था 0 है? वो लास्ट में सी है। मुझे भी लगा। नाम दिख रहा है कुछ? साख एंड कंपनी एलएलपी, ये रहा। कुछ दिख रहा है? हम एलएलपी स्टार्ट करने वाले। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे। पहले हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे कि बन कैसे रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कंपनी या एलएलपी का नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म बताऊँ मैं? आगे सही है सोनम, सही है। आगे बताओ। वो मेरी प्रोप्राइटरशिप थी, ये मेरी एलएलपी है। सोनम, अंकित, आसिम, कुणाल, 4 सीए बनकर हम लोगों ने एलएलपी खोली है अपनी। एलएलपी का क्या? अरे छोड़ो यार, हर चीज़ बतानी पड़ती। आक्स नहीं बन पा रहा था, ASKS अच्छा नहीं, KA अच्छा नहीं लग रहा था, तो साख ऐसा है। कुणाल बोलेगा अभी मेरा नाम लास्ट में क्यों है? ऐसा थोड़ा ना होता है। पहले हमने इसको आस्क बनाया था, ASK। अंकित, सोनम और कुणाल, बाद में असीम जाएगा तो साख हो गया। ठीक है जी, बनाओ, एक ऐड करो और A लगा दो। अभी एक बात समझना, कंपनी एलएलपी का नाम क्या है? ठीक है जी, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, एलएलपी होनी चाहिए। अच्छा वहाँ पर ना कि ये भी था नंबर, LLPIN नंबर क्या था? आपको पता है पैन नंबर सबके अलग अलग होते हैं, तो जो एलएलपी नंबर बनेगा उसका नंबर अलग होगा। जो भी एलएलपी होगा उसके नाम के अकॉर्डिंग। जो भी कंपनीज होगी कंपनीज के नाम के अकॉर्डिंग उसके सिन नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग होंगे। यहाँ तक क्लैरिटी है? अब इसमें देखना, ये ना पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये कोई भी देख सकता है। लेकिन जो मैं साख में या फिर जो भी गवर्नमेंट के पास अपलोड करूँगी डॉक्यूमेंट, उसके लिए मुझे 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। कितने रुपए? तो मुझे रिलायंस से कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये खुल जाएगा। अच्छा कैपिटल ROC में नाम क्या है मेरा? मतलब ROC नेम, यानी कि मेरा किस स्टेट में जाकर जुरिस्डिक्शन पड़ता है। हर स्टेट में एक ROC होता है, या एक हाई कोर्ट था आपके केस में, सॉरी हाई कोर्ट था ना हर एक स्टेट में। तो हमारा कौन सा ROC है? अच्छा हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? ठीक है जी। ईमेल आईडी किसकी? ये वाली मतलब हमारी फर्म की ईमेल आईडी है। आपको मैं सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूँ, आपके सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे इसी से। नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, 2 मिनट रुकते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर, पहले आप एलएलपी में ब्रीफ देते हैं। एलएलपी होती क्या है?
हमने पढ़ा था, कॉर्पोरेट में ऐड कर दिया एलएलपी को। अब इसकी एलएलपी की जरूरत क्यों पड़ी? पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, मतलब पार्टनरशिप फर्म मैंने और अंकित ने स्टार्ट की अगर, ठीक है, उसमें मेरी गलती की वजह से कुछ भी नुकसान हुआ तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी फर्म के ऊपर थी, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए एक कॉर्पोरेट रूप, मतलब कंपनी का भी मिक्सचर हो जाए, पार्टनरशिप फर्म का मिक्सचर हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर आए थे 2008 में, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म। पार्टनरशिप फर्म की आप कोई भी डिटेल ना कहीं से भी नहीं निकाल सकते। मेरी और अंकित की पार्टनरशिप फर्म है, अगर आपको मुझसे डील करनी है, बिजनेस करना है, तो उस पार्टनरशिप फर्म की डिटेल आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आरओसी में जाकर एलएलपी की डिटेल मिल गई मुझे, मैं यहाँ कोई भी नाम लिखती मुझे मिल जाता। तो क्या आप मेरी कंपनी की डिटेल निकाल सकते हो या फर्म की डिटेल निकाल सकते हो आरओसी के थ्रू? किस किस के निकाल सकते हो? सिर्फ कंपनी और क्या पार्टनरशिप फर्म की कोई साइट है? नहीं है। तो गवर्नमेंट ने मिक्स करने के लिए क्या दे दिया इसमें, आप पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में अंतर क्या है ये बता दूंगा आपको। पार्टनर कंपनी में कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल या अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? हो सकती है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, हमारी साख है, इसमें पार्टनर रिलायंस और टाटा और है, आ सकते हैं, वेरी गुड है जी। अब एक चीज, टाटा और रिलायंस क्या उस डॉक्यूमेंट पे खुद साइन कर सकते हैं? देखो साइन हमेशा इंडिविजुअल पर्सन करता है, साइन हमेशा, समझ में आ रहा है ना, साइन हमेशा। अब एक चीज बताओ, जो हमारे रिलायंस और टाटा वाले बंदे हैं, उनमें से कोई एमडी, सीईओ, बड़े बड़े कोई ना कोई को अपॉइंट करेंगे कि ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस आप साइन करो वहां पर। तो ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस आप साइन करो, इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसको डेजिग्नेट किया गया है फॉर साइनिंग पर्पस और अथॉरिटी दी गई है। क्लियर है नहीं है? तो पार्टनर डेजिग्नेट पार्टनर में अंतर क्या है बता दो। पार्टनर तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई कंपनी हो सकती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो वो लोग कंपनी के बिहाफ पे साइन करते हैं। क्लियर है या नहीं है? तो मैं इंडिविजुअल पार्टनर को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बोल सकती हूँ, हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि इंडिविजुअल अगर मैं हूँ तो मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर हूँ, क्योंकि मैं साइन करूंगी। क्लियर है? तो पार्टनर बताओ, नंबर ऑफ पार्टनर तो 4 लिखे होने चाहिए, ऑल द इंडिविजुअल पार्टनर तो है नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर 4 हो गए ना, साइन अथॉरिटी 4 के पास दे दी। क्लियर है? अगर मेरी बताओ आपकी कंपनी का सीईओ कौन है? कोई नहीं है भाई, हमारी कंपनी नहीं, हमारी एलएलपी में कोई सीईओ नहीं होता तो सबकी इक्वल पोजीशन है जी, 25% की सबकी है। मैं डीड भी दिखाऊंगी, प्रॉपर डीड दिखाऊंगी, कोई बात नहीं, इसलिए मैं अपना एग्जांपल लेकर आया, किसी और की क्यों पर्दे खोलने। बताओ ये दोबारा बता दो, नंबर ऑफ पार्टनर्स 4 लिखे हैं। नंबर ऑफ पार्टनर 4 क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब फॉर्म अपलोड करोगे तो आपको दिखाना होगा पार्टनर कितने और डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने हैं। हमने अथॉरिटी सबको दी है, तो इसलिए कोई पार्टनर नहीं है। आप बताओ। इसमें डाउट सर, इसमें ये था कि पार्टनर का डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, पर डेजिग्नेटेड पार्टनर का पार्टनर नहीं होता। मतलब कि रिस्पांसिबिलिटी डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है और पार्टनर्स की नहीं होती। ऐसा नहीं है, कहाँ पढ़ा है? पार्टनर्स की डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है, ये ओके है। क्लियर है? अब ये बताओ, पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में अंतर आया? समझ में नहीं आया? किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज क्लियर कर लो। सीएस डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई? रिलायंस की तरफ से आ रहे हैं, किसी भी तरफ से आ रहे हैं, हो सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, देखो मैं बुक की एक लैंग्वेज नहीं पढ़ा रही है आपको, लेकिन आपके माइंड में हर चीज छप रही है। अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स होते तो उनकी भी लायबिलिटी होती। नंबर ऑफ पार्टनर्स की ही लायबिलिटी होती है और नंबर ऑफ पार्टनर्स ही डेजिग्नेटेड पार्टनर में से कोई होगा। पार्टनर 4 हो सकते थे, उनमें से 2 डेजिग्नेटेड हो सकते थे, लेकिन हमने कहा 2 पार्टनर नहीं होंगे सर, 4 पार्टनर होंगे, 4 ही डेजिग्नेटेड होंगे। तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई सिर्फ पार्टनर है बट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है। रिलायंस बताया तो, रिलायंस पार्टनर होगा लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई और बंदा होगा रिलायंस की तरफ से। अभी तो बताया मैंने। क्लियर है नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? क्लियर है? आगे डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने हैं हमारी फर्म में? नेक्स्ट, रजिस्टर्ड एड्रेस। आरओसी के पास ना एक एड्रेस होता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है, पैन नंबर आप भरते हो, पैन नंबर होता है, आप जब फॉर्म भरते हो तो उसमें एड्रेस डालते हो अपना, जो आधार पे लिखा। फिलहाल तो आप लोगों के पास आधार है, तो आरओसी किस चीज से आपसे कम्युनिकेट करेगी? एक तो वाया मेल, मेल ऊपर हमने पढ़ लिया। कोई भी चिट्ठी देनी है उनको, लव लेटर, कहाँ देंगे वो? पहले
मेल पर, और वही चीज़ वो कुरियर लगाती है ना, सुम आपके घर पर आती है, घर पर नहीं मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में आती है। तो रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा है हमारा, कभी भी आ जाना कोई बात नहीं, हमारा ऑफिस यही है सेक्टर 32 में, पूरा एड्रेस दिया मैंने आपको, अभी यहाँ से फ्री होने के बाद वहीं जाऊँगी मैं। एड्रेस मिल गया आपको, ध्यान रखना ये रजिस्टर्ड एड्रेस है। रजिस्टर्ड एड्रेस में वेरी विद द ऑफिशियल एड्रेस, हो सकती है रजिस्टर्ड एड्रेस वेरी, क्यों वेरी का मतलब चेंज, क्यों हो सकता है ऐसा, कुछ आइडिया दो मुझे। आप बिजनेस माइंडसेट को ध्यान रखना, ठीक है। अभी फिलहाल सीए ना करके सीए बनने के बाद आप बिजनेस खोलोगे, ठीक है, एलएलपी खोलोगे, कंपनी बनाओगे, कुछ ही बनाओगे, क्या बिजनेस एड्रेस अलग हो सकता है एज पर द रजिस्टर्ड एड्रेस, ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है बिजनेस कहीं और हो रहा हो बट ऑफिस एक पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है, ठीक है जी। हम यहाँ पहले अपने घर का एड्रेस देते हैं, लेकिन हम 4 पार्टनर हैं, चारों अलग अलग घर पे रहते हैं। तो हमारे एक सीनियर मोस्ट सीनियर पार्टनर ने कहा जी ऐसा नहीं होगा, हम अपना रजिस्टर्ड प्लेस वही दिखाएंगे जहाँ हमारा ऑफिशियल बिजनेस है। कंपनीज के केस में, रिलायंस के केस में आप कभी भी जाकर देखना क्या उनके ऑफिस एक ही जगह पर है या अलग अलग जगह पर है, फैक्ट्री या बिजनेस प्रीमाइस सब अलग अलग है, लेकिन जो उनकी कंपनी बनती है मोस्ट प्रोबेबली वो मुंबई की ही बनती है ना। तो ऑफिस मुंबई में उन्होंने सेटअप कर रखा है, जबकि फैक्ट्रियाँ ऑल ओवर द भैया वर्ल्ड भी है, वर्ल्ड भी है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड भी है, ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, टोटल ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या मतलब हुआ इसका, कंपनी के केस में आपने उसको कैपिटल कहते हो, एलएलपी के फॉर्म में से कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हर पार्टनर का कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया 25% का, तो हमने कितने रुपए डाले उसमें, क्लियर है, हमने डाल दिया है। एलएलपी स्टेटस मतलब जिंदा है या मर गई, मैं आपको एक और दिखाऊंगी जो मर गई, मैंने उसको मार दिया, तामराम करके एलएलपी है, ठीक है, मार दिया मैंने उसको, उसको वहाँ पर लिखा होगा स्ट्राइक ऑफ, ऑन करवा दो यार, उसके वहाँ पर क्या लिखा होगा, स्ट्राइक ऑफ, ठीक है, कंपनी आरओसी से उसका नाम काट दिया गया है। अच्छा, स्ट्राइक ऑफ, अमलगमेशन, ट्रांसफर्ड, भाई हमने अभी तो स्टार्ट ही किया यार, अभी से मर जाए ऐसा नहीं। स्टेटस अंडर सीआईआरपी, इसको होल्ड पे डाल दे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। स्मॉल एलएलपी है, हम छोटे बच्चे हैं भाई, हम स्मॉल है अभी, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है। हमने अभी तक क्या क्या देखा है, एक छोटे से अपने फॉर्म में क्या क्या देख लिया हमने, पहला लो LLPIN ना मतलब नंबर होता है सबका अलग अलग, ठीक है, LLPIN, दूसरा नेम, तीसरा चौथा आगे और देखो नीचे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इसमें आरओसी का नाम दिया गया कि आरओसी हरियाणा था। हरियाणा में अगर हमें किसी के पास जाना, कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो हमें कौन से आरओसी के पास जाना है, हरियाणा में चंडीगढ़ या नॉर्थन रीजन, इनके पास हमारा कोई भी केस जाएगा तो वो जाएगा। आगे इंटरिम आईआरपी हमें कोई ऐसा जरूरत नहीं है अभी। बोला ना 100 रुपये दो सब मिलेगा, है ना, ऐसे थोड़ा ना, अरे मेरे कच्चे चीटा तुम ऐसे खोल लोगे, 100 रुपये दो सब कुछ मिलेगा। आप कुछ कह रहे थे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एमसीए के अंदर आरओसी होती है और आरओसी होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एक ऐसा खाता भाई कह सकते हो जिसमें सारी कंपनीज की डिटेल हो, आरओसी। इंडेक्स ऑफ चार्ज नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है जी, हम इसको छोड़ देते हैं। नॉर्मली ये होता है कि आपने किससे लोन ले रखा है वो यहाँ पर दिखता है। 4 पार्टनर है हम लोग, हम चारों पार्टनर नहीं है, हम लोग अपॉइंट कब हुए थे और क्या हमारी सिग्नेटरी है, हाँ हमारे सिग्नेचरीज है। क्लियर है या नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी भी तरह की। स्टार्ट करें अपना चैप्टर। एलएलपी का बेसिक मिल गया। एलएलपी फॉर्म क्यों हुई थी, कुछ आइडिया? तो क्या गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है? और कंपनी के फॉर्म में उन्होंने हमें आरओसी दे दिया, है ना, यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म कह सकते हो। तो हम पहले कंपनी, जब कोई भी कंपनी का नाम बताओ, कंपनी का नाम बता दो फटाफट, कोई भी एक प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा मैंने तामरम बताया था ना, स्ट्राइक ऑफ वाली बता दो भाई,
सी है ई है? पक्का सी है यार? ये पक्का 5 ही है इससे? यार ये ना इन्होंने बहुत दुखी कर दिया। तामराम सॉल्यूशन एलएलपी, मैंने आपको बताया था, मैंने इसको मारा है। कैसे मार दिया, ठीक है। देखो इनको ना कंपनी नहीं चलानी थी, ये कुवैत जा चुकी है, कुवैत जा चुकी है, ये जॉब पर्पस से कुवैत जा चुकी है, तो इनको बिजनेस रन नहीं करना था। ये फर्म मेरे पास ही थी, इन्होंने कहा मैडम मेरी फर्म बंद करवा दो, ठीक है जी। मैंने इसको मार दिया। मार दिया का मतलब मैंने इसका स्टेटस क्या कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया। सेम चीज़ें हैं, सेम बातें हैं। आरओसी दिल्ली पे है, कब बनी थी, किसकी मेल आईडी है। अब यहाँ पर कुछ नया दिख रहा है, हाँ है ना। एलएलपी की ना फॉर्म्स कम है कंपनी के हिसाब से, एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड। एलएलपी के फॉर्म्स सिर्फ 2 है, कितने हैं? 2 पूरे साल में जो भरने पड़ते हैं। कंपनी के केस में हमें 5 मिनिमम फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो एलएलपी इजी हुई या कंपनी इजी हुई? क्लियर है। एलएलपी के जो 2 फॉर्म है वो फॉर्म 8 है, फॉर्म 11 है। नॉट नेसेसरी कि आपको याद हो, हम भरते इसलिए हमें याद है, ठीक है जी। जब आपकी एलएलपी बन जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, वो आरओसी पे देना पड़ता है। एग्रीमेंट समझ गए कुछ? एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन कहीं ना कुछ तो लिखा होगा। पार्टनरशिप डीड की तरह ही एलएलपी एग्रीमेंट बनती है। क्या क्या लिखा होता है, कुछ कंटेंट बताओ उसके फटाफट। और बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बताओ। वेरी गुड, और बताओ क्या क्या होगा? बिल्कुल सही, बिजनेस, हाँ वो तो है, वो तो है। और बताओ। एलएलपी में ड्राइंग नहीं होती है सच, ठीक है। और बताओ, सही है भाई। एक बात समझो, आप किसी से पार्टनरशिप करने जा रहे हो तो पार्टनरशिप में क्या क्या ध्यान रखोगे? ऐसे थोड़ा ना भाई कुछ भी लिख दो, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन भी तो जैसे पार्टनरशिप में, देखो मैंने आपको ये बोला पार्टनरशिप की तरह है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के केस में आपने जो दिया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यू आर एलिजिबल। यहाँ जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है जी। कंपनी के केस में भी जो आप कैपिटल लाओगे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अदर देन कैपिटल जो भी लाओगे यू आर एलिजिबल फॉर दैट इंटरेस्ट पोर्शन। क्लियर है या नहीं है? तो जो आप लेकर आ रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए ला रहे हो। अब एक बात बताओ, जैसा आपने बोला जो कैपिटल लाएंगे उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अदर देन कैपिटल, फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल इसने लगा दी 1 लाख, फिर वो जैसे अगर कंपनी को पैसों की नीड पड़ी और वो पैसे लेकर आ गया, उस पर इंटरेस्ट लो। अदर देन कैपिटल और अदर देन कंट्रीब्यूशन जो भी पैसा लाओगे यू आर एलिजिबल फॉर दैट इंटरेस्ट, मिल जाएगा, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने, बताओ एक छोटे से एग्जांपल, तो गवर्नमेंट ने कैपिटल या कंट्रीब्यूशन पे क्यों नहीं बोला कि आप इंटरेस्ट लेकर जाओ? कोशिश करो बताने की। आई समझ में बात? दूसरी बात, आप जो पैसा ला रहे हो अपने फायदे के लिए ला रहे हो, आप प्रॉफिट लेके जाओगे यहाँ से, है ना भाई? प्रॉफिट तो कमाओगे, वो प्रॉफिट ही तो आप धीरे धीरे करके निकाल लोगे। तो आप आज 25,000 रुपये लाए हो, इट डजेंट मैटर कि आप अगले साल लेकर कितना जा रहे हो। आप मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है आप 20,000 या 21,000 या 22,000 ले जाओगे, हाँ है ना। तो आप 1 ईयर में तो अपना प्रॉफिट ले गए, बाकी सारे प्रॉफिट तो आपके ऑलमोस्ट इंटरेस्ट का पोर्शन ही तो हो गया। क्लियर है नहीं है? नींद कैसे आ रही है यार? आज तो मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किया, थोड़ा सा कुछ देख लो प्रैक्टिकली। हमें इक्वल प्रोपोर्शन में होता है कंट्रीब्यूशन, नहीं जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, पॉइंट लिखा है अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइलिंग और एनुअल रिटर्न फाइलिंग। मैंने आपको बोला था साल में 2 फॉर्म जाएंगे, फॉर्म 8 और फॉर्म 11। जिस साल की भी फॉर्म 8 या फॉर्म 11 जाएंगे ना, वहाँ पर डेट लिखी होगी कि इस डेट ऑफ फाइलिंग ये है और डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये है। आपके लिए जानने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो। क्लियर है? आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर पता चल गया आपको।
बंद हो गई ये चीज़ें, छोड़ दो। ये हमारा एमसीए का पोर्टल है जहाँ से हम आरओसी में सारे फॉर्म्स अपलोड करते हैं। हम सारे, ये मेरे पेंडिंग फॉर्म्स है अभी भी। स्पाइस प्लस पार्ट ए मतलब कंपनी का नाम हमने डाला है, ये फूड लैब इंडस्ट्रीज हम लोग बना रहे हैं, अभी बन रही है, ठीक है। टीपीटी 03 वगैरह आपके रेलेवेंस में कुछ भी नहीं है। अंडर प्रोसेसिंग वाले फॉर्म्स हो गए हैं और ये मेरे अप्रूव फॉर्म्स हो गए हैं। अप्रूव फॉर्म्स को मैं डाउनलोड करूँगी तो मेरे पास डिटेल्स आ जाएंगे। फॉर्म LLP 3 किस चीज़ का होता है? LLP 3 किस चीज़ का होता है? एग्रीमेंट। जब LLP बनती है तो 30 दिन के अंदर अंदर हमें आरओसी को डॉक्यूमेंट देना होता है, उसको कहते हैं LLP एग्रीमेंट। वो किस फॉर्म में देते हैं हम लोग, उसको कहते हैं LLP फॉर्म 3। तो क्या ये एक ही बार जाएगी, बार बार जाएगी, हर साल जाएगी? क्लियर है? तो मैंने आपको तो साल में 2 ही फॉर्म जाते हैं, अगर कोई चेंजेस है तो ये एग्रीमेंट चेंज होगा। क्लियर है? ये इतनी सी बातें। अभी किसकी गई हुई है? विजुअल की। यहाँ पर ना 2 पार्टनर जा रहे थे और नया पार्टनर आ रहा था, तो क्या चेंजेस थे? अगर एग्रीमेंट में चेंजेस है तो LLP 3 जितनी बार चेंजेस है उतनी बार जाएगा। क्लियर है? अगर आपको फॉर्म नंबर याद हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में इसमें इसलिए दिखा रहा ताकि माइंड में कुछ ना कुछ आ जाए, स्टोरी जल्दी आएगी, बुक्स के वर्ड जल्दी से नहीं आते। क्लियर है? इन्होंने कर दिया अप्रूव, ये मेरी मेल ID आ जाती है। रिजेक्टेड फॉर्म्स कितने हैं? ऐसा नहीं है कि मेरे सारे फॉर्म वो अप्रूव कर दे, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मैडम अच्छा, रन फॉर्म है, गेट माई फैसिलिटी है। रन फॉर्म पता है किस चीज़ का होता है? कोई भी नेम हम अप्रूवल के लिए डालते हैं गवर्नमेंट की साइट पे। अभी एक बात बताओ, आपके फादर मदर ने आपका नाम रखा हो तो बहुत सारा सोचा होगा ना, क्या रखे क्या रखे क्या रखे। मेरी मम्मी ने नहीं सोचा। वैसे मेरी मम्मी ने किसी पड़ोस में 2 लड़कियाँ थी, उनका नाम सोनम पूनम था, तो हम दोनों बहनों का नाम सोनम पूनम रख दिया। ठीक है जी, मेरी मदर ने टेंशन नहीं ली। ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अंकित के टाइम पे फिर भी सोचा था कि अंकित का नाम क्या रखना है, अदरवाइज कोई टेंशन। लेकिन आपके पेरेंट्स ने सोचा होगा कुछ नाम क्या रखना ना। ऐसे पता है लोग जो कंपनी खोलते हैं ना, वो नाम रखने के लिए सोचते हैं, हम रखे क्या, हम रखे क्या। मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया साग। पहले हम 3 पार्टनर थे, हम आस्क पर आए, हमने अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे किया, हमने कुछ न्यूमेरिक्स और उठाए, थोड़ी कोशिश की, फिर चौथे पार्टनर आ गए अचानक से, हमने उसको साग बना दिया। मेहनत लगती है नाम में। रिलायंस का हिंदी का मतलब पता है? हिंदी बस हिंदी का मतलब विश्वास। तो रिलायंस ने जो नाम सोचा अपना, धीरूभाई अंबानी जी ने रिलायंस नाम लेकर आए ना, उसके बाद इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैटर नहीं करता। रिलायंस ब्रांड लेकर आए या नहीं लेकर आए, यहाँ तक क्लियर है थोड़ा बहुत। तो नाम सोचने में टाइम लगता है नहीं लगता? लगता है। और ऐसा हो सकता है कि कोई नाम आपको लेना हो लेकिन ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, ऐसा होता है? ऐसा कैसे होता है बताओ? आरओसी हमेशा डिनाइल मोड पर रहती है। अगर आप कोई नाम लेकर आ रहे हो और हमारे पास वो ऑलरेडी है या ट्रेडमार्क में वो नाम है, तो हम आपको उस नाम से कुछ भी ऐड ऑन नहीं दे सकते। ऐसा सुना है आपने कभी? वेरी गुड, कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर दो आप। ठीक है, मुझे रिलायंस नहीं मिलेगा, रिलायंस वालों ने ट्रेडमार्क कर रखा है, लेकिन मैं कुछ रिलायंस के रिलायंसिस रिलाई RELY कर दूँ, तो मैं कुछ ना कुछ चेंज कर करके ले सकती हूँ नाम। ठीक है जी, इतना ओके है? ये सारा आपका LLP कंप्लीट हो रहा है? क्लियर है? तो गेट माई फैसिलिटी, इसका हमने रन फॉर्म डाला कि भाई जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो गेट माई फैसिलिटी है। एंटिटी का नाम था नर्सिंग सन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें पता क्या कर रहे हो? गेट माई फैसिलिटी नेम लेना चाह रहे हैं, पहले का नाम था नर्सिंग। क्लियर है? तो क्या हम नेम चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस का? पॉसिबल है ना? हम साक एंड कंपनी भी चेंज कर सकते हैं, हमें करनी नहीं है ऑल्दो, लेकिन क्या हम नाम चेंज कर सकते हैं? हाँ, बशर्ते शर्त किस चीज़ की है? ROC के पास दूसरी कंपनी नाम भी नहीं होगी। हाँ ठीक है। अब एक चीज़, क्या ROC आपको सेम नाम की दे सकती है? हाँ या ना? ऑलमोस्ट सेम नाम सिमिलर नाम का दे सकती है। स्पेलिंग चेंज करके मैं पता है आपको एक बात बताऊं, मैंने सेम नाम का ले रखा है। अंदर कुछ सुना है? चलता है हर जगह, समझ रहे हो कुछ? क्या आपने कभी काम करवाया है ऐसे? देखो मैं तो करवाती हूँ, मैं अब CEO तो मैं सब कुछ करवाती हूँ। हाँ भाई ने करवा रखा है। क्या करवाया बताओ? कोई बात नहीं है, अरे घर से ही एग्जाम्पल निकलते हैं भैया।
हमारे फादर और ब्रदर ने करवा के तभी हम भी सीख गए। काम क्या करवाइए बताओ कुछ। अरे तो काम क्या मुझे पता ही नहीं है। घूस दे के सारे काम होते हैं, पता है। तो देखो मुझे नाम मिल गया एक, पर ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा ना? ट्रेडमार्क भी दिला दूंगी, अच्छे पैसे दे दो, मिल जाता है, सब मिल जाता है। सब मिल जाता है। बट मैम अगर जिस कंपनी का आपने नाम लिया उससे पता चलेगा तो आती हूँ, अब मैं उस पर आती हूँ, ठीक है जी, अब मैं उस पर आती हूँ। अब ऐसा तो है नहीं जनता पागल है, जो जिसने कंपनी चला रही है वो बेवकूफ़ बैठा है, ठीक है, कोई पागल नहीं है। बाई चांस किसी रीजन की वजह से रिलायंस वालों को पता चल गया कि सोना मैडम ना रिलायंस का नाम चुरा रही है, जबकि रिलायंस का ऑलरेडी ट्रेडमार्क बना हुआ है, हाँ है ना। तो क्या लॉ मुझे अलाउ करता है कि वो ले लो? नहीं। एज पर लॉ तो नहीं है। मैंने आपको बताया था ट्रैफिक रूल्स है भाई, हेलमेट पहनना तो पहनना है वरना चालान कट जाएगा, ठीक है जी। लॉ मुझे अलाउ नहीं करता है कि आप सिमिलर नाम या ट्रेडमार्क में, और पता है जब भी आप फिलिप फॉर्म भरोगे ना, नेम के लिए नाम डालोगे, नेम अप्रूवल के लिए नाम डालोगे, ऑलरेडी वहाँ लिखा आ जाएगा कि इसके चांसेस कम है, लिखा आ जाएगा इस नाम से आपकी ये कंपनी ऑलरेडी खुली हुई है, एलएलपी खुली हुई है, ट्रेडमार्क ये बना हुआ है। आप फिर भी क्यों डालते हो? क्योंकि आपको पता है काम हो जाएगा, और हमारी सेटिंग भी होती है। मैंने बोला ना आपको सीए बन जाओ, पावर बहुत है, हाथ में काम रहेगा, पावर रहेगी भैया, फ़ोन पे काम होते हैं, एक्चुअली में होते हैं। अब हुआ क्या, मैंने ट्रेडमार्क एक्चुअली में ले लिया। अब मैंने पता किस कंडीशन पे लिया, सर देखो काम करवा देंगे, कुछ आ गया तो आपकी जिम्मेदारी, तो हम अपनी फीस थोड़ा छोड़ेंगे। हमने क्या बोला क्लाइंट को, कुछ अगर केस वगैरह हुआ तो वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। और पता हमेशा कम्युनिकेशन मेल पे रखना। कहाँ रखना कम्युनिकेशन? क्लियर है ना। तो क्लाइंट आपके पास आएगा चिल्ला चिल्ली करते, अरे ये फ़ोन पे ये बात होगी, रुक जाओ थाम मेल देख लो। आपको ना अवेयर होकर काम करना जब भी करना है। आज से टिप्स दे रही हूँ मैं, थोड़े थोड़े लेते रहना। तो अवेयर होकर मैंने काम किया, मैंने अपनी मेल पर उनसे लिखवा लिया कि सर यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी स्क्रूटनी और इंस्पेक्शन, है ना। बोलो। बट फिर वो ये भी तो देखेंगे ना कि आप सीईओ होने की आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप ये चीज़ मानो। एक चीज़ बताओ, मुझे पता है अनलॉफुल है, क्लाइंट बोल रहा कर दो, वो रिश्वत देने के लिए तैयार है, मैं थोड़ा ना मांग रही हूँ। बट ऐसे तो है ना, पुलिस रिश्वत ले लेंगे, हम देने के लिए तैयार है, पुलिस मांग थोड़ी रही है। हाँ तो देखो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, कईयों को चोरी करनी है, हम ठेकेदार नहीं सबके। हम इंक्वायरी आप पे नहीं बैठेगी, मुझ पे क्या बैठ जाएगी भाई? फॉर एग्जांपल जैसे किसने कह दिया कि मेरा अकाउंट अच्छा, खराब है, कुछ पैसे भी दे नहीं दो। आएगा फिर। मुझ पर नहीं आएगा, मैंने उनसे सिक्योरिटी के तौर पे मेल ले ली। उस वो भाई क्लाइंट आएगा तो आप सीईओ आप छोड़ दोगे, दूसरा आपका पड़ोसी भाई बैठा हुआ है, समझो यार, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, मैटर क्या करता है? क्लियर है ना। अपने काम को क्यों छोड़ना, सर हम कर देंगे, कोई भी इंक्वायरी इंस्पेक्शन आ गई आपकी जिम्मेदारी, हाँ है ना। अब एक चीज़ समझना, इंक्वायरी किस पर आ गई? अब देखो मैं बच्ची हुई, मेरा कोई ठेका नहीं है, पहली बात तो मैं क्लियर कर देती हूँ। सीए कोई बेवकूफ़ नहीं है। आफ्टर आपको जब बहुत सारे लॉ पढ़ लोगे ना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी करना क्या है। अभी तो पढ़ना शुरू किया, अभी तो आप पार्लियामेंट में अटके हुए हो, लोकसभा राज्यसभा कोर्ट में से आगे नहीं बढ़े हो। आओ आप एलएलपी एक्ट में आओ, अब पता चलेगी चीज़ें। तो एज ए इंडिविजुअल, एज ए सीए आप तो नहीं फंस रहे, क्लाइंट फंसेगा। अब जिस बंदे की वो ब्रांडिंग थी या ट्रेड नेम था या कंपनी थी, वो कहाँ जाएगा? आरओसी के पास कंप्लेन लेके जाएगा, सर ये नाम था, ये हमारा रिजर्व था और ऐसे ऐसे इन्होंने चोरी कर ली, आप इस पर एक्शन लो। तो कोर्ट या एनसीएलटी नहीं सॉरी कोर्ट या फिर अपना आरओसी क्या करेगी, नेक्स्ट वाले बंदे जिसने अप्लाई किया है फेक तरह से, ठीक है जी, उनके पास चिट्ठी भेज देगी बड़े प्यार से। लव लेटर सुना था ना, अभी लव लेटर बोला था मैंने, वो लव लेटर वहाँ पर वाया ईमेल या वाया पोस्ट कौन से एड्रेस पर, उस पर पहुँच गया। अब वो आएगा मेरे पास तड़पता हुआ, आएगा ना तड़पता हुआ भाई, जिसके पास चीज़ें आ गई उसने अपनी कंपनी खोल दी भाई, और कंपनी खोलते ही 1 साल के बाद ही चिट्ठी आ गई। मैं बोलती हूँ सामने वाला बंदा 1 साल तक सो रहा था, ठीक है जी, चिट्ठी आ गई। चिट्ठी आने के बाद क्या हुआ, वो तड़पता हुआ आया, मैडम ये हो गया। मैंने सर मैंने तो पहले बताया था, आप कोई चुनती करो। अब बोलेगा मैंने केस लड़वा दूँ। अब मैं क्या बोलूँगी, जहाँ से चिट्ठी आई है ना सर, वहाँ जाओ और देखो किसका आपने चीटिंगबाजी से कहाँ नाम लिया है, उससे जाके सेटलमेंट कर लो, उसको भी कुछ पकड़ा दो भाई। वो बेवकूफ़ छोड़ना जिसमें जिसका नाम था, जब तक आप उसको कुछ दोगे नहीं वो छोड़ेगा आपको, मानहानि का दावा करेगा, अनलॉफुल काम किया है। आप पकड़ाओ उसको, जितना पकड़ा रहे हैं जितने वो सेटल कर दो, वरना भैया आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। चोट किसको लगी? मैम अगर वो है ना, अगर उसके साथ कोई सेटलमेंट ना करे तो नाम चेंज के साथ उसे कुछ हो भी तो पे करना पड़ेगा ना।
तो पेनल्टी तो है, देखो बिना पेनल्टी के तो काम ही नहीं होता, आरओसी इतनी शांति से नहीं बैठती। पेनल्टी भरेगा, नाम चेंज होगा, गवर्नमेंट टाइम पीरियड देती है। सर आपको ना 3 महीने के अंदर अंदर ना नाम चेंज करना है। कितना टाइम पीरियड है? 3 महीने में अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो हम ऑटोमेटिकली कोई नाम आपको दे देंगे। क्लियर है नहीं है? आपको पता है आपके 3-4 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने इस टाइम पीरियड में जो ड्यूरेशन दी हुई है उसमें अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो हम खुद आपका नाम चेंज कर देंगे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? स्टोरी समझ में आई? हम अगर वो कमीशन लेंगे तो फिर लेकिन केस क्लोज तो होगा ही। हो जाएगा। वो लोग फिर केस लेंगे। देखो हायरार्की बनाओ ना। पहली बात तो आपने अनलॉफुल काम किया, अनलॉफुल काम में आपने कुछ ना कुछ कमीशन रिश्वत वगैरह दी सामने वाले को, सामने वाले ने नाम दे दिया। तो आपको पता है सीए के हाथ में कुछ, सीए की भी सेटिंग होती है आरओसी में, है ना? अब वो गए आरओसी में, भाई नाम दिलवा, कितने लेगा ये बता फटाफट, ये इतने लूँगा। बाबूजी ऐड ऑन करके अपना सर इतना बोल रहे हैं ना, करते हैं यार, सब करते हैं। करवाओ सर मेरा काम करो, मैडम मेरा काम करवाओ, पकड़ो भैया अमाउंट, सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर सब काम चलते हैं। अब हार्म ना उस बंदे को जो अंदर बैठा है जिसने काम किया, हार्म ना मुझे, क्योंकि वो तो कह सकता है सर फाइल बहुत सारी थी मैं थक गया था, ध्यान नहीं दिया, कह सकता है ना। वो कहते हैं मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन क्यों नहीं, क्योंकि मैंने मेल पर ऑलरेडी, डॉक्यूमेंटेशन का खेल बहुत ज़्यादा है। जब भी काम करो डॉक्यूमेंट जरूर ले लो क्लाइंट से, वाया मेल, कोशिश करो वाया मेल। अदरवाइज व्हाट्सएप पर भी हो तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट रखना। आजकल टाइमिंग वाला आ रहा है ना कि मैसेज डिलीट हो जाता है अगर इस टाइम के ऊपर अगर आपका मैसेज है तो, डिसअपियर मैसेज, हाँ तो वो काम मत कर लेना। क्लाइंट ने डिसअपियर किया रखा और आपका मैसेज उड़ गए, कोशिश करना मेल वाया मेल काम करने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, बस ये बता दो मुझे एलएलपी का ब्रीफ पता चला। एलएलपी किसका मिक्सचर है? पार्टनरशिप फर्म और प्लस कंपनी। कंपनी क्यों? क्योंकि आरओसी में कंपनीज आते हैं, आरओसी में एलएलपी आ गए। पार्टनरशिप फर्म क्यों? क्योंकि नाम पार्टनरशिप आ गया। अब कंपनी में शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर कौन होते हैं? पार्टनर्स या फिर क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? और जैसे जो सब्सिडियरी कंपनीज होती हैं बड़ी-बड़ी, देखो मैंने कंपनी का नाम ही नहीं लिया अभी, एलएलपी पर आ जाओ। एलएलपी सपोज कोई और उसकी कोई सब्सिडियरी है, सब्सिडी एलएलपी नहीं होती है, नहीं होती। कंपनियों की सब्सिडी कंपनी होती है, एलएलपी में कोई सब्सिडी एलएलपी नहीं होती है। क्लियर हो गया? इसलिए मैंने एलएलपी टॉपिक उठाया, माइंड में घुस जाएगा ना, कंपनी ऐसे निकल जाएगी तुम्हारी। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो मेरे कैंसिल फॉर्म्स है उसकी डिटेल भी आती है, मैं तुम्हें आरओसी का एक वो दे रही हूँ कि आपका फॉर्म कैसे होती है, ये सारे उन्होंने मेरे को मना कर दिए है। पेमेंट स्टेटस जिस हर एक फॉर्म की ना पेमेंट लगती है, ठीक है, हर एक फॉर्म की पेमेंट है, यहाँ से मैं पेमेंट का चालान वगैरह निकाल सकती हूँ। सर्टिफिकेट लेटर, कोई भी कंपनी बन जाती है उसके आरओसी के COI पता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ से निकाल सकते हो। ये देखो ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। साकेन कंपनी LLP 5 है, रन LLP पहले पता SAA के स्पेस में था, ये देखो इस नाम में और इस नाम में क्या अंतर है? समझ रहे हो? हमने जो नाम पहले बनाया था वो SAA के स्पेस वाला था। तो ये मेरा पोर्टल, तो मेरे पोर्टल जितने फॉर्म गए मुझे सब मिल जाएंगे, सब सेफ है मेरे लिए, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? वैसे इजी है चलाना, एक्सेस करना इजी है। लॉग आउट कर दूँ या कुछ और पूछना है इसमें? फॉर्म बता देती हूँ, चलो। कंपनी फाइलिंग है, LLP ई फाइलिंग है। LLP फॉर्म 3 किसका होता है? क्लियर है? 8 और 10, 8 और 11 इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है जी। 8 और 11 ये एनुअल फाइलिंग के होते हैं। हाँ मतलब ऐसा जो लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, जो प्रैक्टिकल है वो 8 और 11। उसके बाद बहुत सारे फॉर्म्स है, CRF फॉर्म भी होते हैं हमने भरे हुए, और भी फॉर्म्स होते हैं। फिलिप इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, रन LLP का क्या मतलब हुआ? रन, आप बताओ, कोशिश करो। रन LLP रन का मतलब होता है अभी हम भागना शुरू किए हैं, बहुत जल्दी नहीं भाग लिए, ठीक है। इसका मतलब है नेम रिजर्वेशन। रन LLP मतलब नेम रिजर्वेशन। तो हमारी जो साख थी ना SAA की, जो स्पेस वाली थी पहले, उसका हमने गवर्नमेंट के पास पहले नेम रिजर्वेशन के लिए
चिट्ठी लेटर बड़े प्यार से दे दिया कि सर हमें ये नाम दे दो। जस्ट बिकॉज ऑफ उस नाम का कुछ नहीं था तो हमें कुछ अंदर देना वेना नहीं पड़ा, हमारा काम बन गया और हमें साख मिल गई। कौन सी साख मिली? स्पेस वाली। फिर हमें समझ में आया यार स्पेस में मज़ा नहीं आ रहा, फिर हमने इकट्ठे के लिए दिया। ठीक है, अब हमारे इकट्ठा भी अलाउ हो गया क्योंकि इकट्ठे में भी कुछ नहीं था। क्लियर है? बट अगर किसी कंपनी ने अपना नेम चेंज करा तो जो उसका पुराना नेम था वो कोई और ले सकता है? वो ट्रेड उसने पहले वो करवा ले सकता है, पुराना तो मिल गया। पुराना ख़त्म हो गया ना। तो वो कोई और कंपनी ले सकती है? बिल्कुल। अब मैं आपको फुटलैब की स्टोरी बताती हूँ। ये लो फुटलैब की एक छोटी सी स्टोरी समझना। इस बंदे ने नेम रिजर्व किया। आपको पता है फिलिप में जब आप नेम डालते हो नेम रिजर्व आ गया। नेम रिजर्वेशन लेटर का टाइम पीरियड था 3 मंथ। 3 महीने तक गवर्नमेंट वो नाम किसी को नहीं देगी, आरओसी वो नाम किसी को नहीं देगी। जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हुए, जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हुए वो नाम किसी और को अलॉट हो सकता है, ले ना ले वो मैटर नहीं करता, वो नाम किसी और को अलॉट हो सकता है। क्लियर है? इतना टाइम पीरियड क्या निकला? वो चिट्ठी आएगी आपके पास बड़े प्यार से कि आपका ये नाम यहाँ से अप्रूव कर दिया गया है, आप 3 महीने तक एलिजिबल हो, 3 महीने तक अपना फॉर्म भर के कंपनी LLP बना दो। हाँ है ना? फुटलैब के साथ दिक्कत क्या हो गई थी? फुटलैब कहाँ गई? ये इन्होंने 3 बार फॉर्म भरा नेम रिजर्वेशन का, फुटलैब तीनों बार मिल गया। जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि डायरेक्टर कौन बनेगा, शेयर होल्डर कौन बनेंगे, ये बैठे रहे। आज इनका नाम चला गया। समझ रहे हो कुछ? और कंपनी के केस में वो टाइम होता है 20 दिन। LLP के केस में कितने महीने? कंपनी के केस में कितने दिन? 20 डेज। ठीक है जी, 20 दिन का टाइम पीरियड होता है। तो उनका नाम चला गया। अब उनका नाम जिन्होंने लिया, क्या हमें उन्हें फ़ोन करना पड़ेगा ढूंढ ढांड कर कि सर ये नाम हमें दे दो? क्या वो फ्री में दे देगा नाम? नहीं 400 600 करेगा। अगर आपको कोई चीज़ यूनिक चाहिए यू हैव टू पे। क्लियर है? बट अगर हमने नेम कर लिया और हमने वहाँ पे मतलब सब कर दिया तो हमारा तब भी हमारा नेम जा सकता है। मतलब हमने अभी ट्रेडमार्क के लिए नेम चूज कर लिया और सब अप्लाई कर दिया और तब तक किसी और ने वो सेम नेम अप्लाई कर दिया। प्रायोरिटी देंगे जिसके फर्स्ट रिजर्वेशन था। फर्स्ट किसका था? आपका या उनका? हमारा। बस फिर जब आपका नाम आ जाएगा तो उनका कैंसिल हो जाएगा। तो और अगर हमारे फॉर्म में सपोज कुछ जैसे इसके प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, आपकी ना हियरिंग होगी, आपको बुलाया जाएगा कि आपके फॉर्म में ये कमी है, प्लीज इसको कंप्लीट कर दो। टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आपने कंप्लीट नहीं किया तो वो अबॉलिश मान लिया जाएगा, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी। फिर आप कूद कर आओगे पहला फॉर्म मेरा था तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उठाएगी, टाइम पीरियड देखेगी, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर मिला था, आपने उसको लैप्स कर दिया, वो आपकी गलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? मैम लेकिन उसमें हमें लाइक वो होता है ना कि 3 प्रायोरिटी होती है, लाइक ये नाम हम दे सकते हैं तो वो अपने हिसाब से दे सकता है ना। दोबारा बोलो। जैसे कि 3 नाम दे सकते, कंपनी में हमने पढ़ा था कि लाइक 3 नाम हमें देने पड़ते हैं। वैसे 4 नाम होते हैं प्रैक्टिकली, तो 3 पढ़ा आपने। ठीक है, 3 नाम देंगे। उसमें से जो लाइक जैसे कि जो देना होगा वो अपने आप देंगे ना, लाइक मैं बताती हूँ। मैंने ना अपने फर्म के नाम के लिए ना एप्लीकेशन डाली थी, मुझसे उन्होंने 4 नाम मांगा था। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ सोनम मित्तल एंड एसोसिएट्स का। जब मैं CA बनी थी तो मैंने 4 नाम पता कैसे दिए थे? सोनम मित्तल एंड एसोसिएट प्रायोरिटी नंबर 1 पर। आप जैसे हायरार्की देते ना तो 1 2 3 4, अगर पहला नाम ना मिला तो प्रायोरिटी किसको देंगे? वो सेकंड नहीं मिला तो प्रायोरिटी, थर्ड नहीं मिला तो प्रायोरिटी। मैंने अपने 4 नाम कैसे दिए? सोनम मित्तल एंड एसोसिएट पहला, मित्तल सोनम एंड एसोसिएट सेकंड, सोनम मित्तल एंड कंपनी थर्ड, मित्तल सोनम एंड कंपनी फोर्थ। मेरा फर्स्ट वाले में काम बन गया। अगर फर्स्ट वाला किसी और के पास रिजर्व होता तो सेकंड वाले पे मेरा आता, अटैक होता। सेकंड वाला भी रिजर्व मिलता तो मुझे थर्ड वाले पे प्रायोरिटी मिलती। लेट सपोज वो भी बदकिस्मती से वो भी मेरा बंद होता या किसी और को मिल गया तो मैं फोर्थ पर आती। और अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मुझे फिर से फॉर्म भरना पड़ता अगले 4 न्यू नेम्स के साथ। यहाँ तक क्लियर है? नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट? कुछ भी? नींद कैसे आ रही है? पानी पी लो भाई। कुछ नया टॉपिक था आज? नहीं था। आपको पता है आप लोगों ने कितने सारे सेक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है? चलो छोड़ो मत करो। अच्छा, मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा ये बताओ ये क्या चीज़ है? एक्ट कैसे आता है? क्लियर हुआ? ड्रॉ पर ले जाती हूँ अभी। LLP में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये समझना। इंट्रोडक्शन, इसेंशियल फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकॉर्पोरेशन और डिफरेंस विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन। अदर ऑर्गेनाइजेशन मतलब LLP डिफरेंट क्यों है पार्टनरशिप फॉर्म से? ये LLP डिफरेंट क्यों है
क्लियर है? ज़्यादा तो नहीं हुआ आज? किसने बोला ज़्यादा हो गया? भूषण, ज़्यादा हो गया? देखो जहाँ ज़्यादा लगे बता देना। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना बेशक, ठीक है। LLP एक्ट 2008 याद रखना। नोटिफाइड, इन्होंने नोटिफाई किया था 2007 में, मिनिस्ट्री ऑफ। ध्यान से क्वेश्चन पूछूंगी मैं। हम MC के साइड पे जाकर LLP को देख रहे हैं, लॉ एंड जस्टिस को नोटिफाई कर रहे हैं, क्या मतलब है? हमारा लॉ एंड जस्टिस हो गया था वैसे? हाँ, पक्का? ना किसने बोला? ना किसने बोला? जिसका नहीं हुआ 10 मिनट बाद और बैठ जाना, मैं आधे घंटे हूँ एग्जाम क्लास होने के बाद, ठीक है? आधे घंटे हो, जिसका नहीं हुआ पूछ लेना। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफाई कब किया? 2007 में। किस चीज को? पार्लियामेंट। देखो पहली बात तो ये क्लियर हो गया पार्लियामेंट में गया क्योंकि एक्ट है। तो पास द LLP बिल, पहले बिल था 12 दिसंबर 2000, और आगे जाकर ये बिल कब एक्ट में कन्वर्ट हो गया? क्लियर है ना? क्लियर है? LLP एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल वर्ल्ड लिखा है ना ये? इंडिया, ठीक है जी। दिस एक्ट हैव बीन इनेक्टेड टू मेक प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। जो भी एक्ट में चीज़ें बातें लिखी गई है, नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। LLP एक्ट हैज़, आपको सेक्शन वगैरह कुछ पता है? कुछ चलो आती है। सबसे पहले एक्ट होता है हमारा, एक्ट को ना कई चीज़ों में टुकड़ों में तोड़ा गया है। पहले होते सेक्शंस, दूसरे नेक्स्ट क्लॉज कहते हैं, ठीक है, सब सेक्शन के नीचे। आगे कुछ रूल्स रेगुलेशंस, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? रूल्स रेगुलेशंस या फिर नोटिफिकेशंस, ऐसा कुछ सुना है? नोटिफिकेशन का मतलब बताओ। ये लिख लो, ये थोड़ा सा वो रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। सो मत जाना भाई, मुझे तो कोई ऐसे लग रहा है कि भाई सब ढेर होने वाले एकदम है। आप साइड हो जाओ, आप लोगों ने गैंग बना रखी, बाहर आ जाओ मैडम, आप दूसरे के साथ बैठो। नहीं क्लैरिफिकेशन है यार मेरी, मैं क्या करूँ, पेन छोटा सा लेकर आऊँ क्या? आप लोग कर क्या रहे हो? मुझे मुस्कुराहट दिख रही है, ऐसे स्माइल पास कर रहे हो एक दूसरे को दिख कर। तुम्हारी गैंग तोड़ूंगी मैं, रुको यार, तुम कहाँ बैठोगे तुम साथ? गर्ल्स गैंग अलग बना दी, बॉयज़ के अलग बना दी, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप इन गैंग से बाहर निकल जाना मैडम, मैं बता रही हूँ, निकल जाना बाहर, यहाँ वहाँ बैठ जाना। समझ में आ रहा कुछ? नए बच्चे कितने इस क्लास में अभी आज, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली? आप भी हो, आप भी हो, आप भी हो सर? पुराने हो ना? क्लैरिफिकेशन स्पेलिंग देख लो यार, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। भाई मुझे नहीं आता, आगे करवा लो ड्रॉ में जाकर। कहाँ जाना है? लेफ्ट या राइट? अच्छा इसी पेन पर, हाँ ठीक है। अच्छा ये अरे वाह मेरी राइटिंग गंदी है भाई, मेरी राइटिंग गंदी रहने दे। यहाँ तक ओके है?
अच्छा ये क्लियर हुआ। एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं, फिर सब सेक्शंस होते हैं। सब सेक्शंस क्यों होते हैं? उस सेक्शन को और थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए। आपको बीच बीच में ना लॉ में प्रोवाइडेड लिखा दिखेगा, प्रोवाइडेड, ठीक है जी। आपको दिखेगा नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, देखो कहीं भी आ सकता है ये। प्रोवाइडेड मतलब ऐसा तो बोल रहे, लेकिन इसको भी पढ़ लो। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब, नॉट मतलब नहीं, विद मतलब साथ, स्टैंडिंग मतलब खड़े होना, हम आपके साथ खड़े नहीं हैं। क्लियर है? थोड़ा बहुत क्या प्रोवाइडेड मतलब ये होता है कि हमने जो बोला वो तो है ही, लेकिन आप इसकी भी सुनो और प्रोवाइडेड मतलब, ठीक है। फर्दर सेक्शंस होते हैं, वो उन्हीं सेक्शन एक पर्टिकुलर सेक्शन आया सपोज, तो उसका सबसेक्शन होगा, फिर सबसेक्शन का वेरी गुड। एक सेक्शन है। अच्छा एक चीज और याद रखना, किसी भी लॉ में, किसी भी लॉ में सेक्शन नंबर 2 हमेशा डेफिनेशन का होता है। किसका होता है? ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? किसने पढ़ा था? बता दो, कोई बात नहीं, हेल्प ही होगी। या किसने बोला ऐसा कुछ? सुना या है आपने? नहीं, चलो डेफिनेशन का होता है सेक्शन नंबर 2। हम आगे पढ़ते हैं। इस LLP एक्ट में सेक्शन कितने हैं? क्या हमें 81 पूरे याद करने हैं? नहीं, कितने याद करने हैं? 2 क्यों? सेक्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है। 81 सेक्शंस है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 2 तो सिर्फ डेफिनेशंस का है, ठीक है जी। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 81 सेक्शंस है। हमें सिर्फ 7 या 8 पढ़ने हैं, ठीक है। कितने पढ़ने हैं हमें? भाई आपकी एज के हिसाब से प्रेशर ना ले लो, इसीलिए आपको 7 या 8 ही दिए गए हैं। और शेड्यूल कितने हैं? क्या हमें चारों शेड्यूल याद रखने की जरूरत है? हाँ जी, ना मत करना। हाँ, शेड्यूल 4 है तो आपको बोला चारों याद रखो। सेक्शन 81 है तो आपको बोला आप कोई बात नहीं, आप लिमिटेड पढ़ाई करो, हम आप पे फोर्स नहीं दे रहे, लेकिन जो 81 में जो इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपको दे दिए गए हैं। पहला हमने LLP एग्रीमेंट बताया था, फॉर्म नंबर, LLP एग्रीमेंट फॉर्म नंबर 3। नींद किसे आ रही? पानी पी लो प्लीज। फॉर्म नंबर 3 क्लियर है? अब शेड्यूल पर आते हैं। शेड्यूल क्या बोलना चाह रहा है? फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। क्या ये हमारे एग्रीमेंट में थे? आप लोगों में से किसी ने बोला था राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। अगर हमारा एग्रीमेंट बना है और हमने उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ही नहीं लिखे, भूल सकते हैं, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भूल सकते हैं। हमने जो एग्रीमेंट बनाया, हमने बहुत बातें की, भाई प्रॉफिट आएगा तो ऐसे बांटेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना, हमने बहुत सारी चीज़ लिखी, हम क्या भूल गए? राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर हम राइट्स एंड ड्यूटीज एग्रीमेंट में लिखना भूल गए, या फिर होशियार बंदे बनते हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मेरी और भूषण की एक LLP बन गई। भूषण को पता था LLP में राइट्स एंड ड्यूटीज लिखने चाहिए थे और मैं भूल गई, लेट सपोज, और भूषण चालाकी कर गया, कह रहा कोई नहीं, बाद में देखेंगे, इनके ऊपर डाल देंगे बहुत सारे राइट्स एंड ड्यूटीज, मैं अपना काम ले लूँगा। ऐसा नहीं है भूषण, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। अगर आप एग्रीमेंट में भूल गए तो फर्स्ट शेड्यूल में जो राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी होगी वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है जी, हाँ है ना? क्या हमारा फर्स्ट शेड्यूल क्लियर है? फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलना चाहता है, पहले हिंदी में पढ़ो। अगर एब्सेंस है कहाँ पर? क्लियर है? नॉर्मली एग्रीमेंट में होगा, अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो कहाँ पढ़ना है हमें? आपको पढ़ने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, आपको शेड्यूल नंबर याद होने चाहिए। क्या फर्स्ट शेड्यूल क्लियर है मेरा LLP एक्ट का? एक फर्म है पार्टनरशिप फर्म, क्या वो LLP में कन्वर्ट हो सकती है? पार्टनरशिप फर्म है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, उनकी तो मेरी पार्टनरशिप फर्म थी, हम चाहते थे वो पार्टनरशिप फर्म ना रहे कि वो LLP में कन्वर्ट हो जाए, जस्ट बिकॉज अब लोग हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे? पार्टनरशिप फर्म की डिटेल कहीं नहीं मिलती, जबकि LLP की डिटेल ROC की साइट पर आप नाम डालो LLP का, आपको डिटेल मिल जाएगी, कंपनी कब बनी थी, बंदे ठीक है नहीं ठीक है, ठीक है। तो क्या फर्म को हम LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं?
हाँ, कौन सा शेड्यूल बोलता है ये वाली बात? यहाँ तक क्लैरिटी नहीं है। फर्स्ट शेड्यूल डील विद एब्सेंस इन एग्रीमेंट, ध्यान रखना, ठीक है जी। दूसरा शेड्यूल, अगर कोई फर्म है उसको एलएलपी में कन्वर्ट होना तो हो सकती है। थर्ड शेड्यूल, कन्वर्जन ऑफ, तो क्या मैं प्राइवेट कंपनी लिख सकती हूँ? कन्वर्ट किस में हो रही है? यहाँ तक मैं 2 मिनट रुकती हूँ। शेड्यूल नंबर 1, क्लियर है? शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3। देखो यहाँ तक कुछ ऐसा दिक्कत थी क्योंकि मैंने बताया था फ्लेक्सिबल है एलएलपी। एलएलपी में किस किस की कंटेंट है? पार्टनरशिप फर्म की और कंपनी की। तो पार्टनरशिप फर्म भी एलएलपी में आ सकती है और कंपनी भी एलएलपी में आ सकती है। फर्म क्यों आएगी? एक लिमिटेड लायबिलिटी और एक रिकॉग्निशन पर्पस के थ्रू। कंपनी क्यों आएगी? कि अगर उनको लायबिलिटी कम करनी हो। मैंने बताया था कंपनी में चीजें कुछ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एलएलपी। क्या थे? फॉर्म्स ज़्यादा होते हैं, 5। अब साल के 5 फॉर्म की कॉस्टिंग अलग है, मेहनत अलग है, सबको मेंटेन करो। अभी पता है एमएसएमई की लास्ट डेट 30 अप्रैल, हमारे यहाँ से क्लाइंटों को मेल जा चुकी है किस चीज़ की? सर एमएसएमई की डिटेल भेज दो। अब वहाँ के वो बंदे कह रहे हैं हम डेली काम करें, रूटीन के काम करें, इनकी कंप्लायंसेस को फुलफिल करें। हम उनको क्या सजेस्ट करते हैं? सर कंपनी को बंद कर दो। कहाँ आ जाओ? ठीक है। एलएलपी में कितने फॉर्म थे? 2। क्लियर है? तो क्या कंपनी से भी लोग एलएलपी में आते हैं? हाँ आते हैं, आ सकते हैं, आते नहीं आना उनकी अपनी मर्जी, आ सकते हैं। फोर्थ शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी, है ना? दोबारा समझना, लिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या आ सकती है एलएलपी में? दोनों में अंतर बताओगे आप लोग? लिस्टेड जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, अनलिस्टेड जो भाई सही बोलता है, किसी और को भी बोलने नहीं दिया कर। बहुत सही बोलता है। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में अंतर बता दो फटाफट। देखो पहली बात, ये प्राइवेट लिमिटेड की बात नहीं कर रहा है, ठीक है जी? ठीक है जी, यहाँ प्राइवेट तो नहीं है क्योंकि प्राइवेट हमारा थर्ड शेड्यूल में कवर हो गया था कंपनी। अब यहाँ आते हैं लिमिटेड, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड, ठीक है जी? उसके कोने में लिखा होगा लिमिटेड। क्या लिखा होगा? मेरी साइट ओपन है क्या ये वाली? एक कंपनी का नाम दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है जी? अरे यार यहाँ आकर मैं फंस जाती हूँ। नाम देख रहे हो कंपनी का? नाम बताओ पहले, क्या है कंपनी का नाम? आपको हंसी क्यों आ रही है? ये दूर हो जाओ उससे। है नाम क्या है इसका? क्या ये प्राइवेट लिमिटेड है? प्राइवेट कंपनी में लिखा होता प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? क्या इसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखा है इसके नाम में? क्या लिखा कॉर्नर में? लिमिटेड। लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, तो ये कौन सी कंपनी हो गई? क्लियर हो गया? प्राइवेट नहीं है तो अनलिस्टेड हो गई। तो क्या अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में बदल सकती है? अब आते हैं वापिस, ये कंपनी मेरे पास है वैसे। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर क्वेश्चन आ जाए लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, हाँ या ना? ठीक है जी, नहीं हो सकती। लेकिन अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। लिस्टेड को पहले अनलिस्टेड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, हाँ या ना? फिर वो एलएलपी में क्या क्वेश्चन आएगा? थोड़ा सा इलेबोरेट करके और बता सकते हो? लिस्टेड को कहाँ कन्वर्ट करवाना है हमें पहले? ठीक है, अब लिस्टेड और अनलिस्टेड में अंतर क्या थोड़ा सा बताओगे, जैसे उन्होंने बताया था। अब स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मैं भी खरीद सकती हूँ, आप भी खरीद सकते हो, ठीक है जी? अब कंपनी क्या करेगी? बायबैक करेगी हम लोगों से शेयर्स, कि हमें हमारा शेयर दे दो, और फिर कंपनी को अनलिस्ट कर देगी, स्टॉक एक्सचेंज से हटा देगी। अनलिस्टेड के बाद वो एलएलपी में लेकर आ सकती है। बहुत अनलिस्टेड वाली भाई मेरे शेयर है, तुम एलएलपी में क्यों कन्वर्ट कर दोगे?
रिलायंस के शेयर मेरे पास, टाटा के, अडानी के मेरे पास शेयर्स रखे हुए हैं, बदल दोगे तुम ऐसे एलएलपी में? ऐसे कैसे? कुछ भी मालिक हूँ मैं कंपनी की बिना परमिशन के। क्या हमारे 4 शेड्यूल कंप्लीट हो गए? पहला शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, यहाँ तक याद हुआ है? नहीं हुआ? थोड़ा सा और करवाऊंगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आरओसी क्लियर है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन सी साइड है? जहां हम अभी गए थे एमसीए में जाकर, जहां हमने पूरा फॉर्मेट खोल के दिखाया था। तो आरओसी माइंड में रहेगा। आर तो ध्यान कौन रखता है? उसका ध्यान कौन रखता है? आरओसी। ध्यान वो रखते हैं ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी, अथॉरिटी किसके पास है? ध्यान रखना, आरओसी में जो भी चीज़ है ना उसमें आरओ मतलब जो भी कंपनी एलएलपी है, आरओसी तो ध्यान रखेगी ही रखेगी। कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होते हैं। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पता है आपको पावर्स उठाकर रखती है अपने पास। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स विद रिगार्ड टू एलएलपी एक्ट 2008 एंड कैन अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड देम बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होती है? अभी लिखवाया था मैंने नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशंस। नोटिफिकेशन क्या होती है? मैडम 2 मिनट में आपको और क्लियर करती हूँ। सेक्शन है, उसके सब सेक्शन हो गए, क्लॉज हो गए, रुक जाना, इसके बाद कुछ नहीं है। जो रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन वो चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है? उसका क्लॉज से कोई लेना देना नहीं है। हायरार्की को गलत मत लेना प्लीज। रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशन, बीच बीच में चेंजेस आते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ज़्यादा हो गया? कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने और ज़्यादा हो गया आप लोगों का। 2 मिनट रुकना, ठीक है? अमेंड का मतलब चेंज है, नोटिफिकेशन का मतलब जो गवर्नमेंट चेंज लाती है वो ऑफिशियल गेजेट में लाती है। कुछ हमने प्रेस पढ़ा था, प्रेस इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, आईआरएफ में प्रेस में क्या लिखा था मैंने? ऑफिशियल गेजेट कुछ लिखा था। ऑफिशियल गेजेट मतलब जो हमारा भारत का यार ऑफिशियल गेजेट ही है, राजस्व लिखा होता कुछ उस पर, बिल्कुल। तो नोटिफिकेशन मतलब चेंजेस लेकर आए और वो प्रेस कहाँ करते हैं? ऑफिशियल गेजेट पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लाएगी चेंजेस के लिए, ठीक है? रूल्स मतलब कुछ रूल लेकर आ गए और अमेंड करेगी कहाँ पर? अमेंड करेगी टाइम टू टाइम। अमेंड कैसे करती है? वो नोटिफिकेशन लाकर हम लोगों को बताती है। तो कई बार आपने पढ़ा नई नोटिफिकेशन आ गई, नई नोटिफिकेशन आ गई, ये नई नोटिफिकेशन होती है, उसमें चेंजेस होते हैं इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो ये बताओ। पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके अंदर आरओसी है, तो वो सारा का सारा संभालेगी, एग्जीक्यूशन का काम करेगा किसका? एलएलपीए का। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक रूल्स बनाएगी और उसको में कोई अमेंडमेंट हो गई तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में उसको टाइम टू टाइम रिलीज कर देगी। हाँ या ना? अरे मैंने अच्छी इंग्लिश बोली आज, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा एक चीज़ बताओ, 2008 पुराना साल है कुछ नया साल है? नया साल है 2008 नहीं है, नया साल। पढ़ो ले। एलएलपी 2008 हैज़ बीन अमेंडेड थ्रू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020। मतलब एक नया एक्ट लेकर आए थे, अमेंडमेंट एक्ट 2021। 2008 पुराना ज़माना था, पुराने साल थे, पुरानी चीज़ें थी, पुरानी बातें थी, उसमें चेंजेस लेकर आए वो लोग। कौन लेकर आए? गवर्नमेंट लेकर आई है, ठीक है जी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएगी अमेंडमेंट वाला, तो ये पावर किसके पास है? तो वो चेंजेस लेकर आए हैं 2021 में। उसके बाद हमारे पास एक और एक्ट आ गया। एक्ट का नाम क्या था? अमेंडमेंट है, ठीक है? तो हमें अभी एक एक्ट नहीं पढ़ना, हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है? एलएलपी में एक एलएलपी एक्ट 2008 और एक एलएलपी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021। आज के लिए यही रोकते हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा बताना मुझे। एलएलपी फॉर्मेशन करने के लिए हमें रन फॉर्म पे जाना पड़ेगा। रन फॉर्म में जाने के लिए हमें नाम देने पड़ेंगे। अगर वो नाम हमें मिल गए अपने आप तो ठीक है, वरना हम नाम ले भी सकते हैं। अगर हमने नाम
अनलॉफुली ले लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना, खैर सामने वाला बंदा करेगा जो करेगा। हमें उसे मेल पे लेना है। हमें क्यों लेना है? नहीं मतलब मेल पे पहले वो नहीं, हम क्यों लेंगे? प्रैक्टिकल बात है तो हाँ, पेनल्टी होगी। पहली बात तो हमने जो अनलॉफुल नेम लिया है ना, सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए कि हमने अनलॉफुल काम किया, तभी तो हम वो पेनल्टी डालेगा हम पर। तो सामने वाला पर्सन जिसका नाम हमने चुराया है या लिया है या कैसे भी लिया है, वो जाएगा आरओसी के पास, हमारे खिलाफ कंप्लेन करेगा, या फिर ट्रेडमार्क वालों के पास हमारे खिलाफ कंप्लेन करेगा। वो लोग जो अथॉरिटी है वो हमें 3 months का टाइम। लव लेटर देंगे हमें, ठीक है जी। हमारे पास लव लेटर वाया कौन कौन से मोड से आ सकता है? अब वो आने के बाद हम क्या क्या करेंगे? कि 3 मंथ के अंदर अंदर हमें चेंज करना है, या फिर वो लोग हमारे हम पहले सेटलमेंट पे जाएंगे, प्रैक्टिकली बता रही हूँ मैं सारे। बाकी हम 3 मंथ तक हमारे पास चिट्ठी आ गई। चिट्ठी आने के बाद उन्होंने हमें बोला कि 3 महीने तक आप अपना नेम चेंज कर लो। अगर हमने नेम चेंज कर लिया तो वेल एंड गुड है, वरना अरे सेटलमेंट क्यों? वो खुद चेंज कर देंगे, कुछ भी नाम आपको पकड़ा देंगे। और ये प्रैक्टिकल में आपको नाम बताऊँ, ये देखो एक नाम आया है मेरे पास, नाम एक ना नाम दिखाती हूँ मैं, ये ऐसे नाम का कुछ था ही नहीं। 2 जनवरी किस 12 नाम तो मुझे देखो सच बताओ अभी नहीं मिल रहा है। ये रहा करसोल, ये रहा चेंज रिक्वेस्ट, ये रहा CRF फॉर्म। ये जो नाम है ना, जब इसका हमने अक्टूबर में एक फॉर्म भरा था, ROC है, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो देखो 5 फॉर्म जाते हैं। मैंने आपको बताया कम से कम 5 है, ज़्यादा तो जा सकती है। तो हमारा अक्टूबर की डेट पर एक फॉर्म भरना था, 31 अक्टूबर की ड्यू डेट थी। तब तक इसका नाम चेंज नहीं हुआ था। इनका नाम था पहले KR पेपर, ठीक है जी। अब KR पेपर ने ROC को अप्रोच किया कि कृपया करके आप हमारा नाम चेंज कर दो। क्या ROC वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी? करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने नाम दिया अपना करसोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दे दिया उन्होंने, ठीक है जी। अब ROC के पास ना कुछ फॉर्म अटक गया, मतलब ऐसा नहीं कि नाम किसी और के पास था ना, ROC के वहाँ पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये फॉर्म अटक गया। तो ना उनको KR पेपर मिला, ना उनको करसोल मिला। बीच में एक फॉर्म इनका पता है किस नाम से गया हुआ है? मे भी नाम चेंज ना हुआ हो तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अरे यार इसमें कंट्रोल सी नहीं होता क्या? अच्छा कंट्रोल ही गलत दबा रही हूँ मैं। नाम चेंज कर दिया इन्होंने। जो ये AOC 4 वाला फॉर्म था ना, यहाँ पर नाम गलत था इसका। इसका नाम आया था मेरे पास, अभी भी है, मैं चेक कर लेती हूँ, नाम पढ़कर बता सकती हूँ, मैंने भेजा ये। नाम क्या था इसका? यार मेरे को नाम नहीं मिल रहा, लेकिन नाम इसका 1D समथिंग समथिंग कुछ करके नाम आ गया था ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मैं आपको दिखा दूंगी, बट क्लास के बाद 10 मिनट वेट करोगे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो नाम चेंज हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद हम वापस ROC में गए, सर अपना टेक्निकल ग्लिच आप सही करो, हमें हमारा नाम दो, जो कि नाम क्या था? KR सोल पेपर, ठीक है जी। इतना पढ़ा हमने। और क्या था? नेम चेंज वाला हो गया कॉन्सेप्ट, 3 महीने का टाइम। और कुछ पढ़ा था हमने? हाँ, 81 सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, 4 शेड्यूल याद रखने की जरूरत है। शेड्यूल आपको क्लियर है? पहला शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, क्लियर है आपको? ठीक है। उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और ROC जो LLP के एक्ट को कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो रेगुलेशन। वो है ना थ्रू नोटिफिकेशन। कौन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आएगी, अमेंडमेंट लेकर आएगी। नोटिफिकेशन कहाँ प्लेस होगा? ऑफिशियल। और टाइम टू टाइम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
स्टोरी क्लियर है? हमने अभी फॉर्म में कुछ पढ़े थे, जो हमारा साक एंड कंपनी LLP था, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। पहला फिलिप LLP नंबर, ठीक है। नेक्स्ट उसका नाम कंपनी का नेम और डेजिग्नेटेड पार्टनर, ईमेल आईडी था, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थी, एड्रेस था, कंट्रीब्यूशन थी, एक्टिव है, स्ट्राइक ऑफ स्टेटस पता किया था हम लोगों ने। ऐसा कुछ इजी है। MCA से हम लोग किसी का भी डाटा फ्रंट एंड पर चेक कर सकते हैं। मैंने इन डेप्थ की बात नहीं की, क्या फ्रंट एंड पर डाटा चेक कर सकते हैं? क्लियर है? आज की टॉपिक को यही वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ना, टॉपिक अच्छा है, ठीक है जी। अरे ठीक है, हो गया हमारा, हमें दिमाग ही नहीं लगाना। वैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी है। किसको कोई डाउट, क्वेश्चन वगैरह, क्वेरी वगैरह कुछ भी? जो लास्ट क्लासेस हुई हैं इससे पहले कि मंडे के बाद की मतलब जितनी क्लासेस उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? आप रिम्पल मैम से बात कर लेना, मिल जाएगी। लॉ में कोई दिक्कत? लॉ में अभी तक तो नहीं। क्लियर है सब कुछ?